साथियों, आज की कहानी वैतरणी जो लिखी गई है मिलोवॉन जेलास द्वारा। एक बार को यह समझ पाना संभव नहीं था कि क्या हुआ और कैसे हुआ कि दोनों बहनें एलिजाबेथ और कैटरीना पूरे 30 बरस तक कस्बे के बाकी बाशिंदों से और तकरीबन हर प्राणी से एकदम कटकर अलग थलग जिंदगी बसर करती रहीं। दोनों बहनें किसी बड़े जमींदार की बेटियां थीं और आलम यह था कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले ऑस्ट्रिया हंगरी युग में अभिजात वर्ग के लोग और बड़े बड़े अफसर अहलकार तक इनके तलवे चाटने को तैयार रहते थे। हालांकि वे अपनी खूबसूरती की बदौलत कम कुलीन घराने में जन्म लेने की और अपनी धन दौलत की वजह से ज़्यादा जानी जाती थी। सुनते हैं कि कभी इनकी मंगनी भी हुई थी, लेकिन पुराने राजतंत्र में अंतिम घड़ियां गिनते हुए जितने मोर्चे खोले थे उनमें से किसी मोर्चे पर इनकी मंगेतर खेत रहे थे। दोनों बहनें युद्धकाल में अपनी जातीय प्रथा के अनुसार सामाजिक प्रतिष्ठा और शिक्षा दीक्षा की लाज रखते हुए और वैधव की सी पीड़ा झेलते हुए संतवी नारी की तरह दुनिया जहान से कटकर जीवन व्यतीत कर रही थी। कस्बे के लोग तो उन दिनों भी यह मानते थे कि ये बहनें एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हो सकती, क्योंकि वे दो देह एक प्राण थी। दो बहनें वो दो, हालांकि वे जुड़वा नहीं थी। एलिजाबेथ 2 साल बड़ी थी कैटरीना से। कस्बे के लोग देखते कि हमेशा वे पढ़ती रहती हैं, गिरजे के साथ साथ जाती हैं, नाच गाने में एक दूसरे के साथ देती हैं और संगीत का रियाज भी एक साथ करती हैं। बड़ी बहन वायलिन बजाती है और छोटी बहन पियानो। संगीत ही इनका एकमात्र व्यापार था जिसमें इन्होंने कभी कोताही नहीं की और इसी में उन्हें सुख शांति मिलती थी। मगर उनके अस्तित्व के बारे में पूरा भेद खुला कहीं युद्ध की समाप्ति और मंगेतरों के देहांत के उपरांत। युद्ध थमने के बाद दोनों बहनों की दिनचर्या में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि उसमें बढ़ोतरी ही हुई थी। यह लक्ष्य किया था कि पास पड़ोस में रहने वालों ने, यहाँ तक कि दोनों बहनों में साथ साथ रहने की भावना और होती चली जाएगी। इनकी माँ का देहांत पहले ही हो चुका था और पिता भी युद्ध के बाद स्वर्ग सिधार गए थे, जिस कारण दोनों बहनें और भी अलग थलग पड़ गई थीं। फिर सगे संबंधियों की लोभी दृष्टि भी इन पर लगी हुई थी और कृषि सुधार की मार भी इन्हें झेलनी पड़ी थी, और ऐसा करने का न तो इन्हें कोई अनुभव था और न ही योग्यता। नई शासन व्यवस्था में और परिवर्तित सामाजिक परिस्थितियों में न केवल इनकी धन संपत्ति जाती रहती थी, बल्कि सारा परिवेश ही बदल गया था। जिन लोगों में वे उठती बैठती थी, जिन लोगों से मेलजोल था इनका, यानी ऑस्ट्रिया और हंगरी के सभी जमींदार और ओहदेदार, वे सब स्वदेश हिजरत कर गए थे और सर्बिया के जितने भी अभिजात वर्ग के लोग बचे रह गए थे, वे या तो साहूकारी या सट्टेबाजी में लिप्त थे या ताश के पत्तों पर या दारा और दारू दौलत लुटा रहे थे। दोनों बहनों को ऐसी कोई ठोर दिखाई नहीं देती थी। जहां वे जाती कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसके संग उठती बैठती। न तो इनमें इतना जीवट था कि यहाँ वहाँ डोलती फिरती, न वे नगर वधुए थी कि इधर उधर मुंह मारती फिरती। वे अपने उस घर के निचले तले पर ही सीमित संकुचित होकर रह गई, जिसका ओर छोर नहीं था और जो छोटे से कस्बे के मुहाने पर स्थित था और चारों तरफ उसकी घनी बगिया थी और ईंट की 4 दीवारी। इस मकान में ये बहनें दूसरे विश्व युद्ध शुरू होने तक और उसके दौरान भी टिकी रही और बाहर भी निकलती तो बहुत कम, और जब कभी निकलती भी थी तो दोनों एक साथ निकलती थी।
फिर उनके परिचित या सगे संबंधी भी बहुत कम इनसे मिलने आते थे। इस प्रकार विवाह की उम्र इनकी बीत गई। अब ऐसा कोई आदमी नहीं था जो आकर इनकी खोज खबर लेता। इनका जीवन शैली के बारे में किसी को इल्म ही ना होता। यदि घर की नौकरानियां लताड़नी न करती फिरती या इनके संगीत की स्वर लहराए घर से उठकर चार दीवारी फांद बाहर न सुनाई पड़ती। दोनों बहनों के पास जितनी जमा पूंजी थी और जितनी भी जायदाद बच गई थी उसमें कारिंदे सींध लगाने लगे थे। इसका पूरा इल्म था दोनों बहनों को, लेकिन कुछ करते धरते नहीं बनता था इनसे, क्योंकि यदि नए कारिंदे रखती तो वे भी उसी थैली के चट्टे बट्टे साबित होते, इनसे भी ज्यादा कुटिल व्यवहार करते। इस प्रकार की स्थिति के कारण वे देखते ही देखते नाम की ही जमीन के मालकिन रह गई। कारिंदों को इनकी वास्तविक आय का ज्ञान था, जिसे बटोर कर वे इन्हें थोड़ा थोड़ा करके इतना ही देते थे कि वे सम्मान के साथ जीवन बिता सकें। हालांकि कारिंदे समझते थे कि दोनों बहनें नाकारा हैं और इन्हें कुछ भी पाने का कोई हक नहीं है, फिर भी कुछ न कुछ उनकी झोली में डालते रहते। हाँ, इतनी सावधानी जरूर बरतनी पड़ती थी कि कहीं दोनों बहनें इतनी नाराज न हो जाएं कि भड़क उठें और अपने अधिकारों का प्रयोग करके उनकी जगह दूसरी कारिंदे रख लें। कारिंदों को सबसे बड़ा खतरा इस बात का था कि पहले वाले बड़े बड़े जमींदार कहीं चढ़ न जाएं। उनके चरित्र और स्वभाव से वे भी भली भांति परिचित थे। संपत्तियों की और किलो की हालात खस्ता थी और वे कोड़ियों के दाम बिक रहे थे। लेकिन दोनों बहनें कारिंदों पर निर्भर थीं, क्योंकि खेती बाड़ी का कोई इल्म उन्हें था नहीं और इससे भी अधिक वित्तीय मामलों में इनकी कोई गति नहीं थी। अब बुढ़ा भी चली थी। अब इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी कि बात बेबात नौकरों नौकरानियों पर झल्लाने लगती थी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी सज धज को नहीं छोड़ा और इज्जत आबरू को भी बट्टा नहीं लगने दिया। शायद जीवन के आखिरी दिनों तक इनकी गुजर बसर होती रहती, यदि इनके स्वभाव और आकांक्षाओं के विपरीत कुछ परिस्थितियां न उत्पन्न होती और हालात भी बदल न गए होते। 20 बरस तक ईंट की चार दीवारी और इसके भीतर ईंट के ही घर से संगीत की स्वर लहरियां सुनाई पड़ती रहीं। उस छोटे कस्बे में गाने बजाने वाले शायद ही कोई था, इसलिए दोनों बहनें युगल वादन करती। फिर कोई संगीत चिराग ढूंढे भी न मिलता। हाँ, लोक संगीत के पारखी जरूर थे, लेकिन धीरे धीरे पास पड़ोस के लोग इन बहनों के संगीत से इनकी मन स्थिति का, इनकी आय के परिणाम का जायजा लेते रहते और उसी से पता चलता कि इनका जन्मदिन कब आता है। वे यह भी नजर रखते कि इनसे मिलने जुलने कौन आता जाता है। निसंदेह ये स्वर लहरियां इनके संगीत के टुकड़े मात्र थे, जिनमें विविधता और सहजता थी और इन्हीं से पता चलता था बाहर की दुनिया को कि वे जिंदा हैं। दूसरे विश्व युद्ध ने तो दोनों बहनों को और भी गोशानशी और मोहताज बना दिया। कारिंदों ने जो लूट खसोट की उसके लिए वे दलील यह देते थे कि वे आकर कब्जा जमाने वाली सेनाओं की अपेक्षाओं को पूरा करना पड़ता है। फिर किसान लोग भी लूट मार कर रहे थे और बागी लोग भी धर पकड़ करते रहते हैं। पैसे की तो कीमत ही नहीं रही थी और दोनों बहनों का जमीन की पैदावार और एक बूढ़ी औरत के सहारे दिन काटने पड़ रहे थे। इस औरत ने इनके माता पिता की भी सेवा की थी। दोनों बहनें न तो कहीं आती जाती और यदा कदा ही कोई परिचित उन दिनों इनसे मिलने आता था। यहाँ तक कि कब्जा जमाने वाली फौजों ने भी इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि कोई मोर्चाबंदी उस छोटे कस्बे में की ही नहीं गई थी जिससे अफसरों के लिए कमरे वगैरह हथियाए जाते।
केवल संगीत ही ऐसा स्रोत था जिससे इन बहनों के बारे में कोई जानकारी मिलती रहती थी। और यह भी कहा जाता था कि इनका संगीत भी उन दिनों एकदम ठंडा मंदा होता चला गया। जब युद्ध समाप्त हुआ और नई क्रांतिकारी सरकार स्थापित हुई तो ये बहनें और भी गुमनामी में चली गईं, क्योंकि अब किसी की कोई दिलचस्पी इनमें नहीं रही। कस्बे के लोगों को अपने ही दुर्भाग्य से पिंड छुड़ाना दुश्वार हो रहा था, या वे अपने ही में मगन रहने लगे। फिर नई कृषि नीतियों के कारण उन लोगों के पास करीब 7.5 एकड़ भूमि ही रह गई थी, जो खुद खेती बाड़ी नहीं करते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों बहनों के पास जो धन संपत्ति बची रह गई थी, उससे और अपनी सारी आय से वे रातों रात वंचित हो गईं। लेकिन जब मकानों की कमी पेश आई तो सरकार ने इनके घर में जो जगह फालतू पड़ी थी उसे हथिया लिया। यहाँ आकर पता चला कि दोनों बहनों का क्या हर्ष हुआ। पास पड़ोस के लोग देखा करते थे कि कोई किसान है जो इनके यहाँ आता जाता है। उसी किसान ने इनकी कुछ एक जमीन पट्टे पर ले ली थी, जो कृषि सुधार लागू होने के बाद इनके पास बची रह गई थी। वो आता था प्राय 2 पहिया गाड़ी में, कभी कभी एक झगड़े में बैठकर भी आकर अहाते का गेट खोलता और घोड़ों को बगीचे में खुला छोड़ देता। यह किसान ज़्यादा देर तक तो वहाँ ठहरता नहीं था और लोग देखते थे कि जब वहाँ से निकलता था तो झगड़े पर तिरपाल से कोई चीज ढककर ले जा रहा होता। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि 1-2 अन्य किसान उसके संग आते। जब वहां से निकल कर जाते तो तिरपाल के नीचे से किसी फर्नीचर का कोना दिखाई पड़ता और अंत में एक दिन पियानो की टांगें भी लोगों ने देखी। विपदा के दिनों में कोई न कोई सफ़ी या मसीहा इन्हें हमेशा मिल जाता था, जो या तो कोई किसान होता या कोई दूसरा व्यक्ति। उसी तरह यह खरीदार भी मिल गया था इन्हें। यह एक आदमी था जिसके ऊपर ये बहनें अब भी आश्रित थी। वह जाता और इनके लिए सौदा सुल्फ वगैरह लेकर आता। बाहरी के साथ वहीं मसालची का काम भी करता। उसी की मार्फत सरकार को सारी जानकारी मिली कि दोनों बहनों का अंत कैसे हुआ, क्योंकि ऐसा कोई आदमी नहीं था जिसने सरकारी कामों के सिवा उनमें कोई दिलचस्पी ली हो। यह किसान था जो इन बहनों को बताया करता कि इर्द गिर्द किस किस्म के परिवर्तन हो रहे हैं। उनके खाने पीने का सामान भी वही लाया करता और एवज में बहनें उसे वस्त्रों और घरेलू साज सामान की शक्ल में अदायगी करती। अब तो वे पहले से भी कम जान पाती कि कीमतें किधर जा रही हैं, बाजार मंडी के हालात क्या हैं, दुनिया किधर जा रही है। हमेशा उलझन में रहती। बूढ़ी नौकरानी भी चल बसी थी। यह किसान ही उसके शव को लेकर गया था और खर्च भी उसी ने अपनी गिरह से दिया था। कुछ महीनों के बाद यही किसान फर्नीचर, घरेलू सामान, झाड़ फानूस, किताबें वगैरह भी ले गया। इन चीज़ों को कस्बे में ले जाकर उसने औने पौने दामों पर बेचा। 30 पर भी काफ़ी मुनाफा कमाया। अतः उसने बाकी बची ज़मीन भी उनसे खरीद ली। इसके लिए वह वकील और गवाह भी ले आया था और सारी कार्रवाई उसने कानूनी तरीके से पूरी करवा ली थी। वे मुझे किसान कहता अपना मसीहा समझती थी और मैं ही हूँ जिसने उनका उद्धार भी किया। वे मुझे हमारा मसीहा कहती थी। मैंने कभी भी उनसे ऐसी कोई चीज़ न ली जो उन्होंने अपनी इच्छा से मुझे न दी। ज़माना ऐसा आया कि कोई चीज़ दाम पर नहीं मिलती। आहार मानव जीवन है और केवल उसी का मूल है। मैं उन्हें खिलाता पिलाता और सब चीज़ों के बारे में बताता, क्योंकि
बेचारी लड़कियों को बाहर झांकने से भी खौफ आता था, मानो गलियां कूचे उन्हें काट खाएंगे। युवक युवतियां आंदोलन करते हुए जब जुलूस बनाकर चलते और गाते हुए जाते तो उनके स्वरों को वे कान लगाकर सुनती, उनके प्रयाण गीतों को, शब्दावली को समझती तो एकाएक रो पड़ती और सारे घर में बिलखती हुई डोलती रहती। दुनिया उलट गई है, दुनिया दरहम बरहम हो गई है। मैं उनसे कहता, प्यारी महिलाओं, दुनिया उलट पुलट नहीं हो गई है। तुम बाहर तो कभी निकलती ही नहीं हो, किसी से मिलती जुलती नहीं हो और अपने माँ बाप की तरह ही जिंदगी बसर कर रही हो। और वे जवाब देती हैं, नहीं नहीं, दुनिया उलट गई है, दुनिया दरहम बरहम हो गई है। इस किसान ने यह तय पाया था कि 7.5 एकड़ ज़मीन का दाम वह किस्तों में चुकता करेगा, लेकिन किस्तों की रकम इन स्त्रियों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए काफ़ी नहीं थी। किसान भी कसमें खाया करता कि उन्हें वह जो सौदा सुल्फ वगैरह लाकर देता है उनका दाम काले बाज़ारों के दामों से अधिक नहीं लेता, लेकिन जिनके पास आमदनी का कोई निश्चय साधन नहीं था उन्हें खाने पीने की ये चीज़ें महंगी लगती थीं, यहाँ तक कि दुर्लभ भी। नतीजतन दोनों बहनों को घर के बर्तन भांडे तक ठिकाने लगाने के विवश होना पड़ा। पागल औरतें, किसान कहता, हैं तो भली औरतें लेकिन पगला गई हैं, किसी चीज़ के लिए आंसू नहीं टपकाए। लेकिन जब पियानो और वायलिन जाने लगी तो रोना धोना शुरू कर दिया। मेरा तो मन ही बुझ गया जब मैंने देखा कि अब इनका संगीत कभी सुनाई नहीं देगा, लेकिन मैं लाचार था। मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मुसीबत के दिन हैं और वह भी गरीब हूँ। पियानो को लेकर तो मैं मुसीबत में ही फंस गया था। युवकों का जो संगठन है ना, उसने मुझ पर शक किया, अरे तू तो किसान है, पियानो कहाँ से उड़ा लाया? जरूरी है कि किसी बुर्जुआ का या किसी दूसरे आदमी का उठा कर लाया होगा। जरूर ही किसी बुर्जुआ या किसी दूसरे आदमी का उठा कर लाया होगा, राष्ट्र की संपत्ति में से चुरा कर लाया होगा। मैंने बहुतेरा समझाने की कोशिश की उन्हें, ये उन्होंने ही मुझे दिया है, आप लोग जाकर खुद उनसे दरियाफ्त कर सकते हैं। उन्होंने मोल तोल करके पियानो मुझसे खरीद लिया, करीब करीब सेंटमेंट में हथिया लिया। जहाँ तक वायलिन का ताल्लुक है वह मैंने एक जिप्सी के साथ बेच दिया। जिप्सी लोग इस तरह की चीज़ों के दीवाने होते हैं। और फिर मुझे कुछ पता नहीं कि उन बहनों का क्या हुआ। अब कोई चीज़ बची नहीं थी उनके पास जिसे वे बेच सकती, और मुझे डर इस बात का था कि सरकारी कर्मचारी मुझ पर शक शुबा करेंगे, क्योंकि वे तो बुर्जुआ लोगों से भी गए बीते हैं। बदलतर इसलिए फिर उधर मैंने मुंह नहीं किया। अब आवास निगम के अधिकारी जब उस घर में गए तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन दरवाजे खिड़कियां तोड़ने की नौबत नहीं आई, क्योंकि एक भी खिड़की नहीं बची थी, कोई दरवाज़ा नहीं बचा था। यहाँ तक कि लकड़ी का फर्श तक भी नदारद था और दीवारों पर कोट वगैरह टांगने के जो टांट लगे थे वे भी उखाड़ लिए गए थे। मकान खाली पड़ा था, कोई दिखाई नहीं पड़ता था। दोनों बहनों के शव मौजूद थे जो सड़ने गलने लगे थे। तन के चीवर और बिस्तर के गद्दे तक बिक गए थे। इसके बावजूद वे भूखी प्यासी मरी थी, लेकिन दोनों बहनों ने घर के बाहर उस दुनिया में कदम नहीं रखा जिसे वे समझ नहीं पाई थी और जो दुनिया उन्हें समझा नहीं पाई थी। धन्यवाद।